हाय बच्चों, कैसे हो? क्या हाल चाल आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ हाल चाल आप लोगों के बढ़िया होंगे। अगर किसी के हाल चाल ठीक ठाक नहीं है तो भैया एग्जाम तक हाल चाल ठीक ठाक बनाए रखना। समझ गए? अगर आपका ध्यान पढ़ाई पे रहेगा, पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आपके सबके हाल चाल बढ़िया रहेंगे। अगर आप ध्यान अदर बातों में लगाओगे, अपने मार्ग से भटक जाओगे, पथभ्रष्ट हो जाओगे तो आपके हाल चाल खराब हो सकते हैं। ठीक है? मेरी डबल मीनिंग बातों में जरा मतलब समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ। 12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हो आप लोग, समझ तो गए ही होंगे, समझदार काफी है ना। तो भैया हालचाल ठीक ठाक बनाए रखिएगा एग्जाम तक। तो एग्जाम तक हालचाल बढ़िया बनाए रखिएगा। ठीक है? पढ़ाई फोकस कीजिएगा, पढ़ाई के अलावा अदर बातों पे ध्यान मत लगाइएगा। तो भैया देखिए कि जैसा कि आप लोग जानते हो कि एग्जाम सीरीज चल रही है, यहाँ पे आपको बहुत सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड। ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, एग्जाम से कभी मिस ही नहीं होते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे देखिए भैया उसी सीरीज में आगे की सीरीज आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो आज की सीरीज में बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन होने वाले, बहुत ही मस्त मस्त क्वेश्चन है यार। पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा, सच में बिल्कुल दिल खुश हो जाएगा। और ये आज ही की सीरीज में नहीं, ऐसे रोज की सीरीज में आपको क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। एक रोज एग्जाम सीरीज आपको मिलती है जिसमें आपको बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगातार पूछे गए हैं 2018, 19, 20, 22। तो वो ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। समझ गए? तो एक बात और आपको बता दूं, जो भी बच्चे फिजिक्स से बहुत प्यार करते हैं, फिजिक्स लवर हैं, फिजिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो आज का लेक्चर पूरा देखे बिना रह ही नहीं पाएंगे। इतने इंपॉर्टेंट, इतने मस्त मस्त इसमें क्वेश्चन है। ठीक है? तो बच्चों टाइम वेस्ट ना करते सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं और शुरू करते हैं आज की अपनी सीरीज। देखिए तो देखिए भैया पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पे, पूछा है a charge q is moving parallel to uniform magnetic field b with a velocity v, value of force acting on the charge is। देखिए बहुत मस्त क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन तो एक पूछा गया, बट इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे टॉपिक में आज आपको बता दूंगा। तो वे देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पर आपसे एक पूछा गया है, बट यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं कई सारे क्वेश्चन आपको बता दूंगा, ताकि अगर एक क्वेश्चन का रूप बदला हुआ भी आए, अगर क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ कर, अगर घुमा फिरा कर भी पूछा जाए तो भी उसका आप आंसर दे पाएंगे। देखिए भाई यहाँ पे आपसे ये पूछा है, तो देखिए भैया मैंने आपको फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, जरा उसको देख लीजिएगा। मैंने आपको टॉपिक में पढ़ाया था मोशन of a charged particle in uniform मैग्नेटिक फील्ड। ये भैया मैंने टॉपिक पढ़ा था कि मोशन ऑफ अ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो जानते हो भैया अगर कोई चार्ज पार्टिकल जिसपे सपोज कर लीजिए चार्ज भैया प्लस क्यू है, ठीक है, और वेलोसिटी क्या है, v है, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b में थीटा एंगल पे एंटर करता है। समझिएगा यहाँ पे उसका चार्ज क्या है, प्लस क्यू। देखो चार्ज निगेटिव भी हो सकता है, यहाँ पे अभी प्लस क्यू चार्ज ले रहे हैं, चार्ज आपका निगेटिव भी हो सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन भी तो एंटर कर सकता है, तो उसके लिए भी आपको बताएंगे। और मान लीजिए उसकी वेलोसिटी क्या है, v है, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय क्षेत्र क्या है, b है, और थीटा एंगल पे वो एंट्री करता है फील्ड में, तो उस पर फोर्स वर्क करता है F इक्वल टू क्यू v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। इसका अगर मैग्नीट्यूड ले लेंगे, इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे F इक्वल टू आपको मिलेगा क्यू v साइन थीटा। समझ गए? जहां थीटा जानते क्या होता है, थीटा भैया होता है उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन और फील्ड b की डायरेक्शन के बीच का क्या होता है, एंगल होता है। समझ गए? मतलब जो पार्टिकल मोशन कर रहा है उसकी वेलोसिटी, उसकी वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच में क्या होता है, कोण होता है, थीटा। समझ गए? तो अब सपोज कीजिएगा भैया कोई पार्टिकल आपका जिसका चार्ज q है, वेलोसिटी v है और फील्ड b में मोशन कर रहा है, थीटा एंगल पे एंट्री करता है, तो उस पर भैया फोर्स जो वर्क करेगा, बल जो वर्क करेगा, कार्य करेगा, उसका परिमाण
उसका परिमाण होगा F इक्वल टू QVB sin थीटा। अब जरा समझिएगा इस बात को। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी इंटर कर सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी इंटर कर सकता है। मतलब आपका प्रोटॉन भी इंटर कर सकता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन भी इंटर कर सकता है, कोई भी आपका पॉजिटिव चार्ज या कोई भी नेगेटिव चार्ज आपका फील्ड में एंटर कर सकता है। दोनों के लिए बातें आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब एक बात जरा समझिएगा, कोई पार्टिकल है आपके पास में, उसका चार्ज क्या है, Q है, वेलोसिटी क्या है, V है, फील्ड क्या है, V, ये फिक्स है, क्या है, फिक्स है। तो उस पर जानते जो फोर्स वर्क करेगा वो फिर थीटा पे डिपेंड करेगा। क्या डिपेंड करेगा, थीटा पे, क्योंकि थीटा बदल भी तो सकता है। हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन कर रहा हो सकता है वो मैग्नेटिक फील्ड से कोई मतलब 30 डिग्री या 60 डिग्री का एंगल बना रहा हो। तो जैसे जैसे एंगल बदलेगा भैया फोर्स भी क्या होगा, बदल जाएगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन हमसे क्या पूछा, ये पूछा है कि एक पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, वो फील्ड बी के पैरेलल मोशन करता है, उसकी वेलोसिटी क्या है, v है। तो आपको बताना से फोर्स कितना वर्क करेगा। अब जरा समझिएगा, देखिएगा हम आपको बता देते हैं यहाँ से। जैसे भैया मान लीजिएगा हमने यहाँ पे ये फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रखा है, ये दिखा है यहाँ से, ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया, इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर की ओर है। अब कोई पार्टिकल हमारा आता है, ये चार्ज पार्टिकल है, मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये इस तरीके से मोशन कर रहा है, ऐसे कर रहा है। जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसके पैरेलल मोशन कर रहा है, वेलोसिटी इसकी क्या है, v है। तो अब तुम लोग बताओ यहां से, ये मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, तो यहाँ पे भैया कोण कितना होगा, थीटा कितना होगा, 0 डिग्री होगा। क्योंकि यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है और जो फील्ड की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में कितना कोण बन रहा है, 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो यहाँ पे कोण कितना होगा आपका, 0 डिग्री होगा। समझ गए। यहाँ पे ये जो पार्टिकल है फील्ड बी चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, तब कोण कितना होगा, 0 होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो यहाँ पे पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, आवेशित कण है, ये फील्ड बी की डायरेक्शन में गति कर रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति कर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है। समझ गए। अच्छा, एक कंडीशन हमारी और हो सकती है पैरेलल के लिए। जैसे मान लीजिएगा यहाँ पे भैया मैंने ये फील्ड को दिखा दिया है, जरा दिखाई पड़ रहा होगा आपको ना, ये आपका क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब की बार क्या है, फील्ड की डायरेक्शन भैया इधर की ओर है। समझ गए। अब एक चार्ज पार्टिकल मेरे पास है, प्लस क्यू चार्ज है, जो भैया इस तरीके से मोशन कर रहा है। समझे, ये इसकी डायरेक्शन है वेलोसिटी की। तो अब बताओ यहाँ पर ये जो पार्टिकल है, यहाँ पर ये पार्टिकल भी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल गति कर रहा है, मोशन कर रहा है, पैरेलल ही है। अब आप लोग बताओ यहाँ पर भी कोण कितना होगा, तो यहाँ पर भी भैया कोण जो थीटा होगा कितना होगा हमारा, बताइएगा। यहाँ पर जो थीटा होगा वो 180 अंश होगा, यहाँ पे 0 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल की डायरेक्शन, पार्टिकल के क्या कहते हैं, पार्टिकल के मोशन की जो डायरेक्शन है वो फील्ड बी के अपोजिट डायरेक्शन है तो पैरेलल, बट क्या फील्ड बी के अपोजिट डायरेक्शन है। समझ गए। वहां पे क्या फील्ड बी के क्या है, फील्ड बी की डायरेक्शन में ही वो डायरेक्ट मोशन कर रहा है। समझ गए। अच्छा, यहाँ पर क्या है, फील्ड बी की डायरेक्शन में ही वो मोशन कर रहा है, तो यहाँ पे थीटा 0 डिग्री होगा, यहाँ पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। समझ गए। लेकिन दोनों ही कंडीशन में क्या है, ये जो पार्टिकल है चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड के भैया पैरेलल मोशन कर रहा है। तो अब ध्यान दीजिएगा, तो जब चुंबकीय क्षेत्र के पैरेलल, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, तो वहां पे थीटा या तो 0 होगा या फिर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो भैया ध्यान दीजिएगा, उस केस में क्या होगा, अगर आपका थीटा क्या हो सकता है भैया, थीटा है तो 0 डिग्री होगा, है नहीं, तो या फिर क्या हो सकता है, थीटा आपका 180 डिग्री होगा। किसके लिए भैया, पैरेलल। किसके लिए भैया यहाँ पे होगा, ये पैरेलल के लिए, जब आपका कोई पार्टिकल जो है फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा हो। आपको एक चीज और बता दें, यहाँ से साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है जानते हो, 0 होती है नहीं, समझ गए। और भैया साइन 180 डिग्री 180 अंश की भी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पे जब वो पैरेलल मोशन कर रहा है तो थीटा अगर 0 रखेंगे
तो भी साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी। 180 रखेंगे तब भी साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो हमारा फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो प्रोटॉन हो, चाहे वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो, समझिएगा, तो जैसे फील्ड में मोशन करेगा फील्ड के पैरेलल, तो उस पर जो फोर्स होगा भैया 0 वर्क करेगा। कितना फोर्स वर्क करेगा, 0, मतलब उस पर कोई फोर्स वर्क नहीं करेगा। और ध्यान दीजिएगा एक चीज और भी, अगर यहां से ये पूछ लिया कि इस पार्टिकल का जो पाथ होगा वो पाथ क्या होगा, तो आप लोगों को दिखाई पड़ रहा होगा इस पार्टिकल का जो पाथ है भैया क्या है, क्या है, स्ट्रेट लाइन। क्या है, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करेगा तो उसका पाथ क्या होगा, एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा, तो अगर आपसे पाथ पूछ देगा तो इस कंडीशन में भैया पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अभी इसकी कुछ और भी कहानियां हैं, आपको वो भी मैं कहानी आपको बता देता हूं अच्छे से, ताकि अगर क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछे तो आप उसका आसानी से जवाब दे सकें। आपको अच्छे से पता होना चाहिए। हाँ, तो इसके आगे कहानी भैया ये है कि अगर कोई भी आवेशित कण आपका चार्ज पार्टिकल फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करता है, फील्ड के परपेंडिकुलर मतलब फील्ड से जो थीटा कोण है, जानते कितना बनाता है, थीटा कोण कितना भी आपका है 90 डिग्री। जब आपका आवेशित कण फील्ड के, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर करता है, तब वहां पे आपका जो कोण थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। जरा समझ लीजिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे भी यहाँ पे इस तरीके से हमने क्या किया, ये क्रॉस पॉइंट है, यहां से मैं फील्ड को शो कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड। और समझिएगा जो यहाँ पे मैंने फील्ड शो की है ना एक क्रॉस पॉइंट के द्वारा, तो उसकी फील्ड आपको ये समझना कि उसकी फील्ड की डायरेक्शन जानते हो, अंदर की ओर है, बिल्कुल क्या है, अंदर की ओर है। आपको समझना ये है कि जैसे कि मेरे पास ये पेपर है, इसे बोलेंगे प्लेन ऑफ पेपर, तो फील्ड की डायरेक्शन क्या है जानते हो, बिल्कुल डाउनवर्ड्स, इसके परपेंडिकुलर और डाउनवर्ड्स, मतलब इस कागज का जो तल है इसके लंबवत नीचे की ओर क्या है, फील्ड। अभी आपको ये मान के चलना है। तो जैसे ही कोई पार्टिकल एंटर करता है, देखो फील्ड की डायरेक्शन क्या है, अंदर की ओर है, पार्टिकल एंटर करता है उसकी वेलोसिटी क्या है, भी इस तरीके से, समझे, वेलोसिटी क्या है भी इस तरीके से। तो अब जानते हो इस पे भी एक फोर्स वर्क करेगा। यहाँ पे क्या है, फील्ड की डायरेक्शन दिया नीचे की ओर है और ये वेलोसिटी इस तरीके से, तो यहाँ पे जो इसका एंगल बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन और फील्ड की डायरेक्शन के बीच, वो कितना है 90 डिग्री। तो इस पे एक फोर्स वर्क करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसकी डायरेक्शन जानते हो क्या होगी, उसकी भी डायरेक्शन होगी अंदर की ओर, समझ गए। तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी भी अंदर की ओर। जरा समझिएगा यहाँ से, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स वर्क करता है मेरा कितना वर्क करता है, क्यू वी वी साइन थीटा। जब थीटा आपको क्या होगा 90 डिग्री, क्या होगा 90 डिग्री। तो आपको पता होना चाहिए कि साइन 90 की जो वैल्यू होती है वो जानते हो कितनी होती है, 1 होती है। और ये वैल्यू साइन के लिए क्या होती है जानते हो, मैक्सिमम क्या होती है, मैक्सिमम। तो जो फोर्स वर्क करेगा ना, ये फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा भैया। तो ये होगा आपके पास में क्यू वी वी। तो इस टाइम पे इस पार्टिकल पे जो फोर्स वर्क करेगा, तो इस टाइम पे इस पार्टिकल पे जो फोर्स वर्क करेगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, F इक्वल टू क्यू वी पी, समझ गए। और ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा, तो इसकी वजह से क्या होगा जानते हैं, इसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी और ये जो पार्टिकल है इस तरीके से मोशन करेगा, इस तरीके से। जैसे यहां पे जो पार्टिकल होगा तो उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, लेकिन फोर्स क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर ही वर्क करेगा। इसके पाथ के प्रत्येक पॉइंट पे भैया फोर्स F इतना ही वर्क करेगा। यहां पे जैसे पार्टिकल आएगा तो इसकी डायरेक्शन भैया इस तरीके से होगी, तो फोर्स उस पे इस तरीके से वर्क करेगा। यहां पे होगा तो वेलोसिटी डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की ओर होगी इस तरीके से। बट क्या है जानते हो, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर ही होगी, समझ गए। तो इसके प्रत्येक पॉइंट पे, मतलब अगर ये पार्टिकल यहां पे होगा तो फोर्स डायरेक्शन इस तरीके से होगी, लेकिन फोर्स क्या है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ही रहेगा।
जिसकी वजह से क्या होगा, इसका जो पाथ है वो बदल जाता है और ये सर्कुलर पाथ पर मोशन करने लगता है। इसका पाथ जानते हो इस तरीके से क्या होता है भैया, ये होता है इसका एंटी क्लॉकवाइज। क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन जानते हो क्या, जब कोई पॉजिटिव चार्ज यानी प्लस क्यू चार्ज वाला मोशन करेगा फील्ड के परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर होगा। और जानते हो उसके सर्कुलर पाथ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज जानते इसे क्या बोलते हैं, इसे भैया बोलते हैं वामावर्त। क्या बोलते हैं, वामावर्त दिशा। इस तरीके से घूम रहा ना लेफ्ट हैंड पे, इसे क्या बोलेंगे, वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि घड़ी से इधर घूमती है ना, तो ये घड़ी के विपरीत घूम रहा ना, तो इसे क्या बोलेंगे, इसकी जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। समझ गए। लेकिन यहाँ पे समझिएगा जरा, अगर प्लस क्यू चार्ज है, देखिए चार्ज चाहे आपका प्लस क्यू हो चाहे आपका चार्ज माइनस क्यू हो, मतलब साफ है कि चाहे चार्ज पॉजिटिव हो और चाहे चार्ज क्या हो, निगेटिव हो, लेकिन जैसे फील्ड के परपेंडिकुलर मोशन करेगा तो थीटा 90 होगा तो फोर्स इतना वर्क करेगा, जिसकी वजह से पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। पाथ क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसका जानते हो जो सर्कुलर पाथ की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। एंटी क्लॉकवाइज होगी। लेकिन अभी आपको ये मानना है कि जो फील्ड डायरेक्शन है वो क्या है, अंदर की ओर बिल्कुल है, अंदर की ओर परपेंडिकुलर। जैसे अब समझिएगा, यहां से मैं आपको बता देता हूं। देखो ये आपका प्लेन ऑफ पेपर हो गया, कागज का तल हो गया। इस टाइम पे जो फील्ड डायरेक्शन क्या है वो नीचे की ओर है, परपेंडिकुलर। क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, नीचे की ओर। अब अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मोशन करता है, मतलब कोई भी आपका आवेशित कण मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत एंट्री करता है, तो उसका पाथ ये हो जाएगा इस तरीके से। पाथ तो सर्कुलर ही रहेगा, मतलब उसका जो पथ है तो वृत्तीय ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज भैया रहेगा। क्या रहेगा, एंटी क्लॉक। इस तरीके से रहेगा जैसे कि यहां पे दिखा दिया। समझ गए। हाँ, इसके आगे पे देखिएगा। अब मान लीजिए इसे फील्ड डायरेक्शन भैया क्या है, भैया फील्ड डायरेक्शन क्या है, नीचे की ओर ही है, परपेंडिकुलर। मतलब ये जो प्लेन ऑफ पेपर है इसके परपेंडिकुलर नीचे की ओर है। अब कोई इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज इसमें एंटर करता है परपेंडिकुलर, तो उसका पाथ भी सर्कुलर रहेगा। लेकिन जानते हो तब उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तब उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी, आपको बता रहे हैं इस तरीके से, इस तरीके से भैया रहेगी। अब ये डायरेक्शन जानते हो क्या होती है, ये होती भैया क्लॉकवाइज। क्या होती है, क्लॉकवाइज। इसे क्या बोलते हैं हिंदी में, इसे बोलते हैं दक्षिणावर्त। तब उस सर्कुलर पाथ की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, दक्षिणावर्त, मतलब क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। समझ गए। अच्छा, इसी में कहानी आपको एक और बता देता हूं। जानते क्या, अब मान लीजिए फील्ड की डायरेक्शन यह क्या है, ऊपर की ओर। देखो बातों में जरा ध्यान रखना, अच्छे से नोट कर लेना अगर समझ नहीं पाना, ठीक है। देखिए फील्ड की डायरेक्शन क्या है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है, ठीक। बिल्कुल ये प्लेन ऑफ पेपर जो दिखा रहे हैं आपको, इसके क्या है, परपेंडिकुलर ऊपर की ओर है। अब अगर इसमें कोई चार्ज पार्टिकल, लेकिन पॉजिटिव वाला चार्ज एंटर करता है और 90 डिग्री पे एंटर करता है, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर, तब जानते हो तब उसके जो डायरेक्शन होगी, पाथ तो सर्कुलर ही रहेगा, लेकिन उसकी डायरेक्शन जानते हो क्या होगी, इस तरीके से होगी, इस तरीके से। क्या होगी, क्लॉकवाइज। क्या होगी, क्लॉकवाइज। दक्षिणावर्त। इन बातों को ये नोट कर लेना, शायद ऐसे याद ना रहे, कंफ्यूज ना होना, ठीक है। क्या रहेगी, क्लॉकवाइज। कब, जब फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर की ओर होगी और पॉजिटिव चार्ज आपका परपेंडिकुलर पे एंटर करेगा, 90 डिग्री पे एंटर करेगा। समझ गए, इस तरीके से। तब उसकी जो डायरेक्शन होगी सर्कुलर पाथ की वो क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो आपसे डायरेक्शन भी पूछ सकता है कि क्लॉकवाइज होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, तो आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखिए, क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। और ये भी पूछ सकता है कि इसका पाथ क्या होगा, तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर ही होगा, चाहे निगेटिव चार्ज हो चाहे पॉजिटिव चार्ज हो। बट आपको ये ध्यान रखना कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कब होगा। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिएगा फील्ड डायरेक्शन ऊपर की ओर है, ऊपर की ओर है, और कोई निगेटिव चार्ज या फिर इलेक्ट्रॉन इस पे एंटर करता है, वो भी परपेंडिकुलर, थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। जानते हो
तब भैया जब उसका सर्कुलर पाथ बनेगा तो उसकी जो डायरेक्शन होगी जानते हो क्या होगी? क्या होगी? क्या होगी भैया? क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। यार भूलो नहीं, क्या होगी? एंटी क्लॉकवाइज। देखो पॉजिटिव चार्ज का याद रख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है? तो निगेटिव वाले ठीक उसका उल्टा कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म हो जाएगी। अच्छा है, निगेटिव वाले ध्यान रखिएगा तो पॉजिटिव वाला आपका उसका उल्टा कर दीजिएगा, बस कहानी खत्म। तो समझ गए? तो यहाँ से पाथ भी पूछ सकता है और पाथ की डायरेक्शन भी पूछ सकता है। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया है अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन कब होगी, क्या होगी, आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? तो अब भैया अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन भी पूछे आपसे कि अ वायर ऑफ लेंथ एल इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट आई इन इट इज। देखिए भैया ध्यान दीजिएगा, ये बोल रखे हैं आपको कि ये कोई वायर है जिसकी लेंथ क्या है? एल है। लेंथ क्या है? एल है, ठीक है? इसको एक कॉइल के रूप में मोड़ दिया गया है, मतलब इसकी एक कुंडली बना दी गई। क्या बना दी गई? इसकी कुंडली बना दी गई। तो भैया चलो इसकी कुंडली बना लेते हैं, बना लीजिए इसकी कुंडली। ये कुंडली भी हमने यहां से बना ली, ठीक है? ये कुंडली भी यहां से बन गई इसकी, और बोल रहे हैं इसमें करंट क्या भैया? आई फ्लो हो रही। करंट क्या फ्लो इसमें? आई। सपोज करो जो कुंडली बनी है इसकी रेडियस क्या है भैया? आर है। रेडियस की क्या है भैया? आर। अब तुम बताओ, ये जो एल लेंथ का वायर था इसको एक कॉइल के रूप में मोड़ा गया है, तो ये पूरी जो लेंथ होगी भैया, ये पूरी लेंथ, सपोज कर लो ये हमारा पॉइंट पी है, ये हमारा पॉइंट क्या है? पी है। तो भैया जब पी से मुड़ करके पूरा इस तरीके से, और जब फिर पी पे आ जाएंगे तो पूरा एक राउंड हो जाएगा। तो इसे क्या बोलेंगे जानते हो? इसे भैया बोलते हैं सरकमफेरेंस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सरकमफेरेंस। मतलब इसे बोलते हैं भैया परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं, समझिएगा, ठीक? तो इसकी अगर रेडियस आर है तो इसकी भी ये परिधि कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे इसकी जो लेंथ एल थी उसी को तो मोड़ा गया है, इसकी लेंथ क्या रहेगी? लेंथ तो एल ही रहेगी। तो इसकी जो परिधि होगी वो एल के क्या होगी? इसकी लेंथ एल के क्या होगी? इक्वल रहेगी। अब जरा समझिएगा, बायोट का लॉ लगाते हैं, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू बायोट लॉ क्या था भैया जानते हो? मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल। जानते क्या फाइंड किया था? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान में 2r। बायोट के नियम से, जब बायोट के नियम का एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग मैंने पढ़ा था, तो वहां एक कॉइल के सेंटर पे, एक कुंडली के केंद्र पे चुंबकीय चित्र निकाला गया था, आपको मैंने वहां पे बताया भी है। तो भैया उसका जो व्यंजक निकल के आया था, फार्मूला निकल के आया था, क्या था? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2r। समझ गए? B इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 2r, जहां r क्या थी? जो कुंडली बनती ना उसकी त्रिज्या होती r। अब आप लोग बताइएगा, हमने मान लीजिए एक कुंडली बना ली, इसकी त्रिज्या है r, तो इसकी लेंथ l थी, उसी कुंडली बनाई गई है, तो इसकी भी जो लेंथ l होगी इसकी परिधि क्या होगी? इक्वल होगी यहां से। तो अगर यहां से हम वैल्यू r की निकालेंगे तो क्या बचेगा? l अपान 2 पाई बचेगा ना यहां से। तो क्या करते हैं, वही r की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसके सेंटर पे भैया मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना कितना होगा, समझ गए? तो क्या करते हैं भैया, r इक्वल टू कितना पुट कर देंगे? l अपान में 2 पाई पुट करो यहां से, तो क्या हो जाएगा? नीचे लिखते हैं, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई अपान में 2 इंटू क्या होगा? l अपान में 2 पाई। 2 से बच्चा 2 कैंसिल हो गया, पाई कहां पहुंच गया? ऊपर पहुंच जाएगा। तो भैया जो फील्ड निकल के आएगी वो होगी भैया म्यू नॉट पाई आई अपान में l। तो भैया यहां देखते हैं कि हमारे ऑप्शन में कोई ये आंसर दे रखा है क्या? तो भैया देखते हैं मेरे पास ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट वाला म्यू नॉट पाई आई अपान l, इतनी भैया फील्ड वहां पे उसके सेंटर पे वर्क करेगी।
तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन भी हमसे क्या पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ भैया, अगला क्वेश्चन हमसे पूछे है कि एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू फील्ड द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी। देखो वही बात आ गई ना जो अभी मैं आपको बता रहा था। देखो यहाँ पे पूछे कि एक इलेक्ट्रॉन है जो मैग्नेटिक फील्ड में उसके परपेंडिकुलर इंटर करता है, तो यहाँ पे पूछे हैं कि इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या होगा। अब भैया मैंने अभी आपको बताया कि पॉजिटिव चार्ज हो चाहे निगेटिव चार्ज हो, अगर मैग्नेटिक फील्ड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसका पाथ क्या होगा, सर्कुलर, मतलब उसका पाथ क्या होगा, वृत्तीय होगा। तो ये इसका जो आंसर होगा लास्ट वाला फोर्थ वाला सर्कुलर, बिल्कुल राइट आंसर। समझ गए, ये तो आपको बता ही चुके हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। पूछा द फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज q मूविंग विद द स्पीड v पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड b विल बी। ये भी क्वेश्चन अभी आपको बता चुके हैं। पहला वाला जो क्वेश्चन था ये वही क्वेश्चन है। ये पूछे कि एक आपका चार्ज पार्टिकल है वो स्पीड v से मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है, जैसे फोर्स कितना वर्क करेगा। तो ये तो आपको डिटेल में समझा है। फोर्स कितना वर्क करेगा उस पर जीरो, क्योंकि जब फील्ड के पैरेलल मोशन कर रहा है थीटा कितना होगा, या तो जीरो होगा या फिर 180 डिग्री होगा, है नहीं। तो दोनों में साइन जीरो या साइन 180 की वैल्यू कितनी होती भैया, जीरो होती, तो फोर्स कितना होगा, जीरो होगा। अगला क्वेश्चन ये पूछे, बहुत बार पूछा गया आपसे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल्स ऑफ अर्थ। देखिए भैया क्वेश्चन बहुत बार आपसे पूछा गया है। देखो यहां पे बात की क्या की गई है, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इसे जानते हैं हिंदी में कहते हैं, इसे भैया हिंदी में बोलते हैं नति कोण अथवा नमन कोण। क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, हिंदी वाले भी समझे, नति कोण अथवा नमन कोण। इसलिए हिंदी इंग्लिश दोनों बता रहा हूं आपको, समझे। तो आपको बता दे दो बातें यहां ध्यान रखिए भैया, ये बहुत पूछी जाती हैं। मैग्नेटिक पोल्स, इससे भैया कहते हैं इंग्लिश में, वो हिंदी में चुंबकीय ध्रुव, चुंबकीय ध्रुव। तो मैग्नेटिक पोल्स एट मैग्नेटिक पोल्स मतलब चुंबकीय ध्रुवों पर जो एंगल ऑफ डिप मतलब नति कोण, इसकी वैल्यू जानते कितनी होती है, 90 डिग्री होती है, 90 अंश होती है। समझिएगा, ध्यान रखिएगा। सेकंड बात एक और ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं, जानते क्या होता है, इक्वेटर लाइन, एट इक्वेटर लाइन। इसे जानते हो हिंदी में क्या कहेंगे, इसे भी हिंदी में बोलते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, या फिर इसे जानते क्या बोलते हैं, निरक्ष। क्या बोलते हैं, निरक्ष। तो आपसे ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, जानते हो निरक्ष पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री। ध्यान रखिएगा, एट मैग्नेटिक पोल्स द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप इज 90 डिग्री, मतलब चुंबकीय ध्रुवों पर नति अथवा नमन कोण का मान 90 अंश होता है। और इक्वेटर लाइन पे मतलब भूमध्य रेखा या फिर निरक्ष पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 डिग्री होती है। तो यहां से भैया आपका जो ऑप्शन नंबर है, क्योंकि मैग्नेटिक पोल से पूछा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 90 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाले क्या होगा, राइट आंसर। ओके, समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन में पूछे हैं द एंगल बिटवीन मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज। देखो यहाँ पे एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन होगा, ऑप्शन नंबर होगा सेकंड वाला राइट आंसर। देखो हम बता देते हैं क्या होता है, ये एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन, इसे जानते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, इसे भी हिंदी में बोलते हैं दिक्पात कोण। क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण बोलते हैं। इसकी परिभाषा ने आपको मैंने बताई थी, जो आपको पढ़ाया था, तो वहां पे मैंने आपको बताया था द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographical meridian is known as angle of declination।
तो भी यह जो एंगल बनता है बल्कि ये बोलेंगे एक्यूट एंगल, मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन और जियोग्राफिकल मेरिडियन के बीच में जो एंगल जो कोण बनता है उसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। मतलब चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच बने न्यून कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। समझ गए, क्या बोलते हैं, दिक्पात कोण कहते हैं। तो इसका जो ऑप्शन नंबर होगा सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर हो, क्योंकि यहाँ पे पूछा है द एंगल बिटवीन मेरिडियन, यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन होना चाहिए था। द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड जियोग्राफिकल मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिक्लाइनेशन। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन को और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है। ये अगला क्वेश्चन ये पूछे हैं द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट इज। भैया तो इसके पहले वाली सीरीज में मैंने आपको बताया था कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या वहां पे बोला था कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को मैग्नेटिक मोमेंट भी कहते हैं। तो मैंने उसकी यूनिट भी बताई थी, तो उसकी वहां पर यूनिट बताई थी एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक मोमेंट बोलो या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बोलो, मतलब चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण बोलो या चुंबकीय आघूर्ण बोलिएगा, समझ गए। तो उसकी यूनिट क्या होती है, उसकी इकाई क्या होती है, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपको पहली वाली सीरीज में हम बता चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग जाके देख सकते हैं। तो ये इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, बिल्कुल राइट आंसर। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछा। अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त दे रखे हैं आपसे, अगला क्वेश्चन बहुत ही मस्त पूछा गया है, हालांकि इजी भी बहुत है और बहुत बार पूछा भी गया है। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ आर इक्वल एट एनी प्लेस, व्हाट विल बी डिप एंगल ऑन दैट प्लेस। ये पूछे हैं कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स जो है अर्थ के क्या बिल्कुल इक्वल है। तो भैया मैंने जो आपको वहां पे एंगल ऑफ डिप पढ़ाया था, एक रिलेशन पढ़ाया था, मतलब ये वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में रिलेशन मैंने आपको बताया था। तो ये रिलेशन आपका था वहां पे जो निकाला था एंगल ऑफ डिप, मतलब tan थीटा क्या आता है वी अपॉन वी एच। तो यहां से जब थीटा वैल्यू निकालते जानते क्या होता है, ये होता है थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है। भैया थीटा जो होता है एंगल ऑफ डिप, मतलब एंगल ऑफ डिप को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से tan इनवर्स वी अपॉन में वी एच। क्या समझिएगा, वी का मतलब यहाँ पे इस वी का मतलब है वर्टिकल, इस एच का मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट मतलब ऊर्ध्वाधर घटक है, और ये चुंबकीय क्षेत्र का भैया क्षैतिज घटक है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो उसने यहाँ पे बोल रखा है कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है वी वो इक्वल है किसके, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के, समझ गए। तो आपको बताना है कि एंगल ऑफ डिप थीटा कितना होगा। तो क्या करेंगे आप लोग, सीधे इस फॉर्मूले पुट कर दीजिएगा। तो भैया tan थीटा कितना हो जाएगा, वी अपॉन वी एच, वी इक्वल है तो यहाँ पे हम वी पुट कर देते हैं, है नी। सेम टर्म भैया कैंसिल हो जाएंगे ऊपर नीचे से, है नी। तो यहाँ tan थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 वैल्यू किसकी होती है tan में, तो tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, tan 45 हो जाएगा ना। थीटा वैल्यू कितनी भैया हो गई 45। तो यहाँ जो थीटा निकल के आ जाएगा कितना होगा भैया 45 डिग्री, मतलब जो एंगल ऑफ डिप होगा उसकी वैल्यू होगी 45 डिग्री। ध्यान रखिएगा जब भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट इक्वल हो तो थीटा जो होगा वो 45 डिग्री ही आएगा। ओके, तो इसका जो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर। ये अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में कंटिन्यू आते रहते हैं, तो आपको अच्छे से तैयार करना है। ये एग्जाम में आपको बहुत बड़ी हेल्प करेंगे, बहुत बड़ी, जितनी आपने सोची नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे हैं अ पार्टिकुलर प्लेस एट पार्टिकुलर प्लेस ऑन अर्थ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज √3 टाइम्स इट्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, डिप एंगल ऑन दिस प्लेस। देखो जानते क्या दे रखा है भैया, इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो वर्टिकल कंपोनेंट, उसका जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो जानते क्या है, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मतलब क्षैतिज घटक है उसका √3 टाइम्स है। कितना,
3 टाइम्स है। समझ गए? तो यहां से पूछा है कि एंगल ऑफ डिप मतलब थीटा कितना होगा, आपको भैया यहाँ पे थीटा फाइंड करना। तो क्या करना, कुछ नहीं सीधे फॉर्मूला लगा दीजिएगा। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है भैया, वी अपान में बी एच होता ना। तो क्या करेंगे, tan थीटा इक्वल टू जहां पे बी वी वहां पे क्या रख सकते हैं, √3 BH। तो यहाँ √3 BH पुट कर दीजिएगा। नीचे तो हमारे पास BH चाहिए, तो BH से BH कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा भैया tan थीटा इक्वल टू √3। अब √3 वैल्यू किसके थे, tan में होती है tan 60 की। ध्यान रखिए भैया, आपको वैल्यू ध्यान रखनी है। साइन के सभी एंगल की वैल्यू ध्यान रखिएगा, कॉस की ध्यान रखिएगा, tan की ध्यान रखिएगा। बाकी आप जो वैल्यू है वो इसे बना लेंगे, ठीक है। तो यहां से tan थीटा की वैल्यू ये √3 किसकी वैल्यू हो जाएगी, tan 60 डिग्री की। तो थीटा यहां से हो जाएगा 60 डिग्री भैया। तो जो आपका एंगल ऑफ डिप होगा उस पॉइंट पे, उस प्लेस पे कितना होगा, 60 अंश होगा। कितना होगा, 60 अंश होगा। तो ये अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आपसे पूछे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा भैया, आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे ये बोला गया जो ई है, कैपिटल ई, जानते हो, ये जानते हो क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है भैया। ये हम लोग पढ़ भी चुके, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और H जो है यहाँ पे जानते हो, H जो है यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी। ध्यान दीजिएगा, इंटेंसिटी, या फिर इसे भैया बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं जानते हो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ से बोल देते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपसे ये पूछे कि E अपान एच की यूनिट क्या होगी, क्या पूछे, E अपान एच की यूनिट क्या होगी, E अपान एच की आपसे यूनिट पूछी। ध्यान दीजिए भैया, तो E हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया E की यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर। आपको भैया ये हम पहली सीरीज में बता चुके हैं, ठीक है। तो E की यूनिट मेरे पास क्या है, वोल्ट पर मीटर होती है। अब जरा समझिएगा, मैंने आपको क्वेश्चन बताया था, वेक्टर इक्वल टू होता है B अपान म्यू नॉट माइनस में I। अब ये I क्या है जानते हो, I भैया मेरे पास ये जो है I होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसे भैया बोलते हैं चुंबकन तीव्रता। क्या बोलते हैं, चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, फॉर वैक्यूम मतलब जहां पर कोई आपका सब्सटेंस नहीं होता है, उसके लिए जानते क्या होता है, फॉर वैक्यूम आई क्या होता है भैया, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। तो उस केस में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, H इक्वल टू, सिर्फ मैग्नीट्यूड लीजिएगा तो हो जाएगा B अपान में म्यू नॉट हो जाएगा। तो यहां से क्या करते हैं, इनकी यूनिट फाइंड कर लेते हैं। अब भैया यहां से लिख रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। तो जब H की यूनिट निकालेंगे ना, तो B की लिखनी पड़ेगी और इसकी लिखनी पड़ेगी। तो भैया B की भी आपको पहले बता चुके, जानते क्या होती है, न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, ये पहली चीज में बता चुके, न्यूटन पर एम्पियर इंटू में मीटर होती, अपान में ये क्या है जानते हो, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इसकी भी यूनिट मैंने आपको बताई थी इसके पहले सीरीज में। तो उसकी यूनिट जानते हो क्या होती है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होगा, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर की पावर से ये वाला एम्पियर कैंसिल हो जाएगा, एम्पियर पहुंच जाएगा ऊपर। तो एच की यूनिट भी यहां से जानते क्या हो जाएगी, एम्पियर पर मीटर। अब क्या करनी है, अब ये E अपान एच कर लीजिएगा, सिंपली कुछ नहीं करना। E की यूनिट भैया क्या थी, वोल्ट पर मीटर रख दीजिएगा, वोल्ट पर मीटर। इसकी यूनिट क्या भैया, एम्पियर पर मीटर। तो मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास में, वोल्ट पर एम्पियर। और ये जानते हो किसकी, तो ये वोल्ट पर एम्पियर जानते हो किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा, होता भी है इक्वल ओम के। क्यों कि हमने क्या पढ़ा,
बी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है ना। तो बी की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। इसकी क्या होती है, एम्पियर। तो इसकी क्या हो जाएगी, ओम। तो ई अपॉन एच की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, ओम होगी। तो यहां से देख लेते हैं आपका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला बिल्कुल राइट आंसर। तो भैया उम्मीद करता हूं कि आज की एग्जाम सीरीज में आपको जो भी क्वेश्चन बताए गए बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे और सारे क्वेश्चन आपने समझ लिए होंगे अच्छे से और आप अच्छे से कर भी लोगे। अभी लास्ट का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो देखते हैं इसका आंसर सबसे पहले कौन देता है।